नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपकी क्वेरीज को लाइव लेते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो कि आपकी क्वेरीज पर सटीक राय देते हैं। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी क्वेरीज हमें कई तरह से भेज सकते हैं। एक बार आपको तरीका बता देते हैं। आपकी आधी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में FB, इंस्टा और यूट्यूब के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हमें पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया सवाल का तरीका, लेकिन हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज और रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ, गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ यहाँ पर बाजार दिख रहा है। निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 25,875 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 382 अंकों की गिरावट है, 59,078 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कनिष्का, किस तरह के मूवर्स यहाँ पर अभी निफ्टी में दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक को कौन से शेयर्स यहाँ पर ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। रुपए जो है अपने सबसे ज्यादा निचले स्तर पे है। 91 का जो मार्क है आज रुपए ने टच किया है एंड उसके बाद एक सॉलिड जो है गिरावट आई है। निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आधे % की गिरावट 25,874 का लेवल। सबसे टॉप लूजर्स जो रहेंगे हमारे एटर्नल, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, ये सभी की ड्रैग्स है निफ्टी के। और अगर हम बैंक की बात करें तो वहां पे भी गिरावट बढ़ी है। 378 पॉइंट्स का डाउनटिक जो है अभी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जिन्होंने अभी भी जो है ग्रीन ट्रेंड को संभाला हुआ है और कुछ गेनर्स है जिनके बारे में हम एक बार स्पॉटलाइट डालते हैं कुछ गेनर्स पर। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, भारती एयरटेल, ये सभी वो स्टॉक्स है जिन्होंने अपसाइड को जो है मेंटेन किया हुआ है। हालांकि निफ्टी अभी भी ग्रीन में नहीं आया है। लगभग 150% की गिरावट इस समय हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में 380 अंकों की गिरावट है और 59,081 के लेवल पर निफ्टी बैंक जो है ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट आज एक्सिस बैंक में है और लगभग 4% की गिरावट इस समय। और बाकी प्राइवेट बैंक सेक्टर स्टॉक्स जो है उनमें भी काफी गिरावट आज है। और अब हमारे सभी सवालों का जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम इससे पहले कि हम अपने सारे सवाल ले, एक बार मार्केट पर आपकी राय बताइए। रुपए जो है अपने निचले स्तर पर है, 91 का लेवल जो है हिट किया है। उसके बाद निफ्टी में गिरावट बढ़ती रही है। 155 पॉइंट्स की गिरावट जो है हम अभी निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है 155 पॉइंट्स के कट के साथ। क्या लगता है, आज निफ्टी एक्सपायरी भी है तो कैसा नजरिया रहेगा रेस्ट ऑफ द वीक के लिए? क्या हम 26,000 का लेवल दोबारा टच कर पाएंगे या फिर यहां से और जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा? और निफ्टी बैंक पर भी आपकी राय, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स जो है उनमें आज काफी सेलिंग देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक के वीक आउटलुक के चलते। मॉर्निंग कनिष्का, बिल्कुल अगर देखा जाए तो मार्केट में मॉर्निंग जब से ओपन हुआ है तब से हमने कंटिन्यूस एक बिग वाली देखने मिल रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो 26,000 जो हर्डल था अभी वो क्रॉस करने के लिए मुश्किल हो रहा है निफ्टी के लिए। तो जिस तरीके से एक बिग वाली देखने मिल रही है, हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट्स जो है 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,750 के अराउंड। तो हो सकता है कि ये लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी। और आज एक्सपायरी है बिल्कुल वीकली, वो थोड़ा वोलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा एक धीमे सेशन रहेगा और मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन जो फेज है और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा वीकनेस के नजरिए से देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखा है तो अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट्स थे 58,800 का अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकता है। उसके नीचे फिसलता है तब जाके थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी 58,800 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अभी भी इंटैक्ट है। तो निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। राजेश जी, अगर हम
की बात करें, एक बार करेंसी पर भी नजर डालते हैं। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपए जो है $1 के भाव में पहली बार 91 का लेवल हमने टच किया है और इस पूरे महीने में लगभग 2.5% की कमजोरी हमें रुपए में देखने को मिली है। तो अगर करेंसी की बात करें, अगर आप करेंसी के बारे में बता सके क्या आउटलुक रहेगा 2026 में, क्योंकि 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपी कम से कम 6% टूट चुका है और एशिया में इस साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाया है रुपी जो करेंसी है रुपी ने। तो 2026 में रुपी का क्या आउटलुक रहेगा, और क्योंकि रिकॉर्ड लो स्तर पर आज रुपी है, एक बार अगर आप IT शेयर्स के बारे में भी बता सके, कहीं खरीदारी के मौके अगर बन रहे हैं तो। बिल्कुल देखा है तो देखिए लगातार हमें रुपी डिप्रिशिएट होते हुए नजर आया है। तो जिस तरीके से रुपी का डिप्रिशिएशन है उसका इम्पैक्ट क्लियरली स्टॉक्स में और बहुत सारे इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड देखा है तो जहाँ पे IT के लिए सपोर्टिव है फैक्टर, वहाँ पे हमने पॉजिटिव देखने मिल रहा है IT में। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि IT जहाँ जिस तरीके से नीचे लेवल से रिकवरी होते हुए IT स्टॉक्स, तो हो सकता है कि और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है IT में। जहाँ पे मेरा रेडार पे 2 स्टॉक्स है फिलहाल के लिए। आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा मेरा HCL टेक। बिल्कुल HCL टेक में आज थोड़ा 2% का नुकसान देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अभी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हो सकता है कि जो भी डिप्स मिलता है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है HCL टेक्नोलॉजीज में। और ऊपर की ओर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1700 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस में 1750 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि HCL टेक अच्छा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा डिप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिप्स बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है आरुष जी, गुड आफ्टरनून। तृप्ति बात कर रही हूँ आपके साथ। और चलिए, आपने बाजार पर अपनी राय रखी, रुपी के साथ IT स्टॉक्स पर भी अपनी राय दी है, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी, बताइए आपका सवाल क्या है आज के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे पास 1000 शेयर हैं सुज़लोन के 62 में। ओके। और 600 शेयर है यूनिकॉमर्स 135। ओके। क्या आउटलुक रखते हैं आप, कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी? 6 महीने। 6 महीने, ठीक है। हरीश जी, इनके पास 2 शेयर्स है, लेकिन सुज़लोन पर हम चर्चा करेंगे। 1000 की क्वांटिटी में इनके पास सुज़लोन के शेयर है, जो कि इन्होंने 63 की बाइंग प्राइस पर लिए थे और इस वक्त देखिए करीब 1% से ज़्यादा, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर गिरावट ही नज़र आई और 1 महीने में करीब 8% से ज़्यादा ये शेयर टूट चुका है। सुज़लोन पर क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार स्टॉक प्राइस एक करेक्टिव फेज में है। अगर देखा जाए तो 62 के 61 लेवल से लगातार नीचे के मुंह ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 50 के बाद में 48 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास मुंह होते हुए नजर आ रहा है, तो इनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने मिल सकता है, जहां पे 55 और 58 के जो हर्डल्स है जो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका बाइंग का बिल्कुल ऊपर के लेवल पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो एवरेज करे और स्टॉप लॉस रखे 48 का। और अगर ऊपर के ओर 55 से लेके 58 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि नीचे ही लेवल्स मिलता है तो एवरेज करने की राय दो। ठीक है, तो 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह सुज़लोन एनर्जी पर अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। शिवशरण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवशरण, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? शिवशरण जी, आप सुन पा रहे हैं? कानपुर से शिव अग्रवाल बोल रहा हूं। जी जी, बताइए आपकी स्टॉक क्वेरी क्या है? ठीक है, शायद शिवशरण जी का कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनकी क्वेरी हमारे पास जरूर पहुंच गई है। उनकी क्वेरी है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। उनके पास 5000 शेयर्स है और 75 रुपीस के भाव में जो है उन्होंने हरीश जी खरीदा है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो आज सभी प्राइवेट बैंक्स जो है डिक्लाइनिंग मोड में है, तो यहाँ पे भी प्रेशर जो है जरूर बना हुआ है। 83 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.3% की गिरावट के साथ। लेकिन अब अगर हम 2025
5 का ट्रेंड देखें तो अच्छी खासी 30% की तेजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब हम 2026 एंटर करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी या फिर इन्हें अपना प्रॉफिट अभी बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखिए इस साल में हमें फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा लगातार तेजी देखने मिल रहा है। उसके हो सकता है कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, इवन पीएसयू बैंक्स में भी मुझे लग रहा है कि अगर फाइनेंस प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं पहले, अगर जहाँ पे आईडीएफसी में भी हमने एक अच्छा तेजी देखने मिल रहा था लास्ट 6 महीने से। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है ऊपर की ओर, हो सकता है कि और एक्सटेंड कर सकता है आगे जाके। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक 85 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में 90 से लेकर 95 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। तो इनको बने रहना चाहिए। स्टॉक में देखा है तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के साथ क्लियरली उसके टच होते हुए ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो बने रहने की राय रहेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो 85 के बाद निकलने के बाद 90 से 95 लेवल्स देखने मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट। ठीक है, अभी आप होल्ड करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रख सकते हैं। 85 का एक अहम लेवल है, उसके बाद आपको 90 टू 90 तक के अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ इशिका पंजाब से जुड़ चुकी है। गुड आफ्टरनून इशिका, क्या क्वेरी है आज आपकी? गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरे को 2 क्वेश्चंस थे, एक क्रॉम्पटन पे एक एनसीसी पे। क्रॉम्पटन मेरे पास 300 रुपीज पे 37 रुपीज पे 300 शेयर्स है। 37 रुपीज पे 300 शेयर्स? 337 पे 300 शेयर्स है। ठीक है। एंड एनसीसी मेरे पास 199 पे 300 है। आई मीन टू से 200 ही मान लो, 200 पे 300 शेयर्स है। ठीक है, आपके पास 2 शेयर्स हैं, यहाँ पर एक एक करके बातचीत करेंगे। हरीश जी, क्रॉम्पटन की सबसे पहले बात करते हैं। 300 की क्वांटिटी है इनके पास और ये बता रही 370, लेकिन जो क्वेरी है उसमें 340 नज़र आ रहा है। क्रॉम्पटन ग्रुप्स पर क्या राय होगी आपकी? आज के सेशन में हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बीते 1 महीने की बात करें तो 7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे आ गया है। करीबन 12,417 का इन्हें एनसीसी में लॉस है। और अगर क्रॉम्पटन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट और घाटा ये फेस कर रही है। क्रॉम्पटन पर क्या राय होगी? बिल्कुल, पहले हम अगर क्रॉम्पटन के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। जब से लास्ट 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक प्राइस देखा है तो अभी एग्जैक्टली सपोर्ट्स के आसपास आके ट्रेड हो रहा है, जो कि 250 245 के आसपास सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे अगर चलता है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है क्रॉम्पटन में। लेकिन जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला रहा लगातार, उसके चलते मेजर मूविंग एवरेज और इवन मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करे अगर, लेकिन मुझे ऐसा इतना बड़ा रिवर्सल अभी तक फिलहाल स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि तरीके से एक सेल ऑफ देखने मिला था, उसके चलते एक शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकती है, पुल बैक रैली, जहां पे 275 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड। तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस भी देखा है तो 245 एक अहम लेवल है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्रॉम्पटन में। दूसरा स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी का भी देखा है तो लास्ट 3 महीने में लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि मेजर जो सपोर्ट्स है 145 के अराउंड है। तो हो सकता है कि 145 के लेवल के आसपास तक नीचे फिसल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट करें एनसीसी में, क्योंकि 145 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो प्रीवियस हिस्टोरिकल हाइस के। तो हो सकता है कि वहां से रिवर्सल देखने मिल सकता है एनसीसी में। ठीक है, ये हो गई क्रॉम्पटन और एनसीसी पर राय। लेवल्स भी आपको हरीश जी ने बता दिए हैं, उन लेवल्स का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हरीश जी है आपका इटीना स्वदेश में और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट हरीश जुजारे के साथ। बट उससे पहले इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर। आज लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया है अभी कुछ देर पहले। इस बिल के जरिए इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट और IRDAI एक्ट में बदलाव करके
इंश्योरेंस कवरेज को और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में 100% एफडीआई की अनुमति जो है वो पहले ही दे दी है, जिससे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन और बढ़ सकता है। बिल में क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है, जिससे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और रीअश्योरेंस जैसे कैटेगरीज शामिल है। साथ ही सरकार को अधिकार दिया जाएगा कि वो IRDAI से सलाह मशवरा करने के बाद नए इंश्योरेंस क्लासेस को नोटिफाई कर सके। तो ये कुछ डिटेल्स इस बिल को लेकर जो आज लोकसभा में पेश किया गया है। हरीश, अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें जिससे इन बिल जिन पे इसका इम्पैक्ट आएगा इस बिल के पास होने से, अभी पेश किया गया है, टेबल किया गया है लोकसभा में, बट एज एंड व्हेन जब ये बिल पास होता है, कुछ स्टॉक्स जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है। SBI लाइफ की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी तेजी, लगभग 1% की तेजी ऑलरेडी SBI लाइफ में है। LIC हालांकि अभी कमजोर है, लगभग 0.4% की कमजोरी देखने को मिल रही है। SBI लाइफ 2049 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो कोई टॉप पिक्स जो आप बता सके, और कौन से वो और स्टॉक्स होंगे जिन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है इस बिल का, और आपके टॉप पिक्स इंश्योरेंस सेक्टर में? बिल्कुल देखा जाए तो देखिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने मिल रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स में। जैसे आपने बताया एसबीआई में बिल्कुल एसबीआई लाइफ में ऑलरेडी आधे टके से ज्यादा, आधा परसेंट ज्यादा ऊपर के और ट्रेड कर रहे हैं। और इवन निविया बुपा हो गया, इवन प्रूडेंशियल हो गया, इवन ऐसे लोम्बार्ड हो गया, तो सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मेरा अगर स्टॉक की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई होगा मेरा फेवरेट स्टिक, क्योंकि जिस तरीके से एक सेटअप बना हुआ है तो टेक्निकली क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगातार तेजी देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि प्रीवियस हाई क्लियरली निकाल दिया था स्टॉक प्राइस ने, उसके बाद रिकवरी देखने मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो एसबीआई अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल्स पे भी बाय करने के लिए। अगर ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लग रहा है कि 2200 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 2400 का भी देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि टेक्निकली चार्ट स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा कि एसबीआई से जाना चाहिए करंट लेवल, एसबीआई लाइफ से जाना चाहिए करंट लेवल से। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस में SBI लाइफ आपको पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हमारे लाइव कॉलर फरहान जुड़ चुके हैं। हाय फरहान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? फरहान, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, फरहान इस वक्त हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। वोडाफोन आइडिया के 1000 शेयर है इनके पास, 13 रुपये 69 के लेवल पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की थी। देखिए हरीश जी, वोडाफोन आइडिया लगातार खबरों के दम पर ये स्टॉक हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है। कल भी एक खबर थी जिसके चलते अच्छी तेज़ी यहाँ पर नज़र आई, क्योंकि मोरेटोरियम को लेकर इन्हें कंसेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा था। सूत्रों के हवाले से एक खबर थी जिसके चलते हमने तेज़ी देखी, और लगातार ये वोडाफोन आइडिया खबरों में बना रहता है। जो इस वक्त फरहान जुड़े हैं उनके पास 1000 शेयर है यहाँ पर, और 2410 का यहाँ पर उन्हें घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया पर? एक लॉन्ग व्यू दीजिए। और फरहान के अलावा और भी कई सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, उन पर क्या राय होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर? बिल्कुल देखा जाए तो देखिए आइडिया जिस तरीके से हमने रनअप देखने में 6 महीने से, तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक शानदार रनअप है। ऑलमोस्ट 6 रुपए का 11 रुपए हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शानदार रनअप है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ऐसा कुछ मेजर टर्न अराउंड दिखाई नहीं रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बाउंस देखने मिल रहा था। तो स्टॉक प्राइस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है जो 12 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर 14 और 15 तक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस इमीडिएट बेस में सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 9.80 रुपये। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चार्ट थोड़ा तेजी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि एक बार 12 के ऊपर निकलता है तो वापस थोड़ा तेजी पकड़ सकता है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे 14 और 15 का लेवल देखने मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में अभी शॉर्ट टर्म में तेजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा मेजर टर्न अराउंड दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी है ट्रेडर्स जिसको प्रॉफिट आ रहा है तो ऊपरी लेवल पे मुनाफा बांध सकते हैं। तो फिर से एक बार डिप आने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक रनअप देख चुके हैं आइडिया, वोडाफोन आइडिया में।
है, तो ऊपरी लेवल पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं है। हरीश जी, इसके बाद हमारी जो अगली क्वेरी है वो आ रही है यूट्यूब के जरिए से। पंकज ने लिखा है हमें दिल्ली से, इनके पास AWL एग्री के 100 शेयर है, 243 जो है इनका बाइंग प्राइस है, एब्सोल्युटली फ्लैट लेवल पर है आज स्टॉक। तो क्या लगता है इन्हें एवरेज करना चाहिए या करंट लेवल्स पे और ऐड करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इस पूरे साल की बात करें, 2025 में स्टॉक का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा है, 25% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो आगे जाकर क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या फिर इन्हें अभी एवरेज करके निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे देखिए एक बार डीलिस्टिंग के बाद हमने वापस कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस में। ऑलमोस्ट जो जहाँ स्टॉक प्राइस जो सपोर्ट थे 225, तो वो उसके आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता है कि इसके नीचे फिसलता है, तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश लेग ऑफ डाउन मूव देखने मिल सकता है। तो अगर इनका पोजीशन जो भी है, मुझे लग रहा है कि 225 के स्टॉक के साथ बिल्कुल एक बार स्टिक स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर 225 का नीचे क्लोजिंग बेस में देता है, मुझे लग रहा है कि वहां उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव देखने मिल सकता है, जो कि नीचे लेवल्स और फर्दर नीचे लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी फिलहाल मेजर रिवर्सल का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके चलते मैं स्टिक स्टॉप लॉस के रिकमेंड करूंगा, जहाँ पे 225 के नीचे एग्जिट करना चाहिए इनको इस पोजीशन से। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह, 225 का स्टॉप लॉस लेवल जो है इन्हें मेंटेन करना चाहिए AWL एग्री में। थैंक यू हरीश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इस सेगमेंट की ये आखिरी क्वेरी थी। हम ब्रेक के बाद अपने व्यूअर्स से फिर मिलेंगे और आंसर करेंगे आपकी सभी क्वेरीज। योगी कनिष्का सरकार। अगले आधे घंटे में हम फिर से दोबारा आपकी क्वेरीज लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको सरल और सटीक राय देंगे। आज के हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका भी इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। हमारे साथ आज प्रदीप हल्दर है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेरीज लेने से पहले बाजार पर आपकी राय जानेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। हालांकि आमतौर पर भी हमने देखा है थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर एक्सपायरीज के दिन नजर आती है। फिलहाल निफ्टी 115 अंकों की गिरावट के साथ 25,911 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, निफ्टी बैंक में भी करीब 341 अंकों की गिरावट है, 59,126 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, और सेंसेक्स में भी करीब 350 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप बाजार की चाल इस वक्त? हाय, गुड नून। देखिए, जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 25,910 के आसपास का भी निफ्टी का प्राइस चल रहा है। आज का डे लो अगर हम देखेंगे 25,870 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 25,850 में एक सपोर्ट है, और 850 अगर ब्रेक होता है तो उसके इसमें और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है वीकली, और कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी है। सो अगर 25,850 को होल्ड कर जाता है, अगेन आपको 26,000 तक आते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैं सुबह भी बोल रहा था, 26,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ना ही यहाँ से आपको ज्यादा ऊपर आते हुए दिखेंगे, ना ही नीचे। मोटा मोटा मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा मार्केट। और निफ्टी बैंक का भी अगर हम बात करते हैं तो 9,094 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। 58,750, 58,700 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि एक इसी रेंज के अंदर ही मार्केट चलने वाला है, और लगातार हम FII से सेलिंग देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वॉलेटिलिटी अभी भी कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ। तो मार्केट वॉलेटिलिटी जो है कंटिन्यू होने की उम्मीद है इस समय, क्योंकि आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी भी है और FII सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है। उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है और हमें लगातार थोड़ा डाउन ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है निफ्टी पर आप चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ जिन्होंने हमें स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज भेजी हैं। और सबसे पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशिक दास जी। कौशिक जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं और आप बताइए कौन से स्टॉक पर है आपकी आज की क्वेरी? मैम, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास इन्फोसिस का 100 शेयर है और मेरा बाइंग प्राइस था 1,590 रुपीज। जी, और कितने समय का आपका नजरिया है, कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं? तो मैम, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से 2 साल होल्ड करना चाहता हूँ। जी। फिलहाल
अभी शेयर का उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने जानना चाहते हूँ कि सर ये शेयर का जी कुछ आगे कुछ बढ़ गया बिल्कुल कि नहीं। बिल्कुल प्रदीप जी, इन्फोसिस पर आपकी क्या राय रहेगी? जिस लेवल पे इन्होंने खरीदा है बिल्कुल उसी लेवल पे भी आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1% की गिरावट के साथ। रुपए अपने आज रिकॉर्ड लो पे है, उसके बाद भी जो है आईटी शेयर्स में कोई कमबैक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट डे के लोएस्ट पॉइंट पर ही है इन्फोसिस, ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, एक महीने में लगभग 5.5% का हमने अपसाइड जरूर देखा था इन्फोसिस में, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सेशन से जो है कंटिन्यू हो रहा है ये डाउनवर्ड प्रेशर सभी आईटी स्टॉक्स के लिए, और इन्फोसिस भी उनमें से एक है। आज भी लगभग 1% लो करता हुआ। तो अगले 1 से 2 साल का इनका नजरिया है, किस तरीके का अपसाइड इन्हें देखने को मिल सकता है? स्पेशली एआई लिंक जो है अब बातचीत शुरू कर दी है, कंपनी ने एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी एआई लिंक्ड ट्रेनिंग जरूर दे रहे हैं। तो क्या लगता है एआई जो एक प्ले है उसकी वजह से इन्फोसिस में क्या कोई उछाल आ सकता है? 1590 का इनका लेवल है और ये 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं। या डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी का जो बाजार है, इस बाजार में कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट 6-8 महीने में जो सेक्टर अभी चला नहीं है। आप निफ्टी आईटी इंडेक्स ही देखेंगे, रिसेंटली आज से 1 साल पहले 45-46,000 के आसपास का टॉप बना के नीचे आ गया था। सो बेस बनाया निफ्टी आईटी, उसके बाद फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर हम अभी इन्फोसिस का बात करेंगे स्पेसिफिक, तो मुझे इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंथली एंड वीकली चार्ट में भी एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अभी एक अप ट्रेंड में ही है। मुझे लगता है कि अगर आपके व्यू है 1 साल आपको 1850 1900 एंड अबव, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके का एआई में चेंजेस हुआ है, दुनिया पूरा बदल गया है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आप देखेंगे 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको रेवेन्यू बेसिस पे भी वो दिखेंगे बैलेंस शीट में। तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, टेक्निकल फंडामेंटल 1 साल का व्यू बहुत बढ़िया है। बने रहिए, आपको 1950 एंड 2000 का प्राइस आपको मिलेंगे डेफिनेटली 1 साल में। ओके, काफ़ी बुलिश नज़रिया यहाँ पर आईटी पैक और स्पेशली इन्फोसिस पे आप बने रहिए। यहाँ पर 2000 तक के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं इन्फोसिस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ धर्मेश मिस्त्री जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, शायद वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उनके सवाल हम तक पहुंच गए हैं। एनबीसीसी के 1500 शेयर्स 129 के लेवल पर खरीदारी की है। हडको के 1000 शेयर 353 पे खरीदारी, एरेडा के भी 1000 शेयर और 240 की बाइंग प्राइस है। एक एक करके राय देगा प्रदीप जी। एनबीसीसी पर सबसे पहले 1500 शेयर्स इनके पास है क्वांटिटी में और 129 के आसपास की इनकी खरीदारी है। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 26,000 से ज़्यादा का नुकसान ये एनबीसीसी में झेल रहे हैं। हडको भी देखिए 1000 की इनकी बाइंग, 1000 की इनके पास क्वांटिटी है और जो बाइंग प्राइस है इनकी 353 की और 211 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एरेडा की बात करें तो इनके पास 1000 की क्वांटिटी में ये शेयर्स है, 240 की बाइंग है और फिलहाल 134 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। मतलब तीनों ही इनके स्टॉक्स में इन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी इनके लिए एनबीसीसी, हडको और एरेडा पर? देखिए एनबीसीसी का बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन चार्ट में अगर हम देखेंगे 129 130 मतलब उनका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस में एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक स्टॉक 129 130 का जो जोन है वो ब्रेक नहीं करेगा ना, नेक्स्ट स्टॉक्स में कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। तो मेरा यहाँ पे ऐसा आएगा कि आप एक बार 105 एंड 106 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। जैसे ही स्टॉक 130 ब्रेक करेगा आपको 200 तक मोमेंटम मिल सकता है। आज से एक दिन पहले इनके पास कुछ ऑर्डर भी मिला था। सो कहीं ना कहीं वो सब कुछ अभी प्राइस के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, बने रहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग है। सेकंड, हुडको में मुझे लगता है कि अभी 211 के आसपास का प्राइस है। चार्ट पैटर्न थोड़ा खराब है, वीकली एंड मंथली दोनों चार्ट ही। सो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है 195 के आसपास। आप 195 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक फिर से मोमेंटम पॉसिबल होगा 240 के ऊपर। 240 अगर ब्रेक होता है देन आपको 300 एंड अबव प्राइस मिलेंगे, लेकिन इट विल टेक एटलीस्ट 2 क्वार्टर के लिए आपको वेट करना चाहिए। एरेदा अभी 134 के आसपास का प्राइस है। इनफैक्ट लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टॉक्स 2021-2 में चला है वो बेसिकली इस साल नहीं चल रहा है। और हमने देखा कि रिसेंटली टॉप बना के आया था ऑलमोस्ट 280-250 के आसपास, अभी 134 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है, वीकनेस
चार्ट में अभी भी कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक नीचे आ रहा है और आप वेट ही कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। टाइम से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपको 1 यहाँ पे 118 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी में भी होल्ड कॉल, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। हटको में थोड़ा वेट करने की सलाह, एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक, फंडामेंटल्स उसके बाद रिव्यू करेंगे। उसके अलावा आईरेडा पर भी अभी फिलहाल होल्ड की कॉल। तो ये थी प्रदीप की कॉल्स। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। राजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सर बताइए, कहाँ किस स्टॉक पर है आपका आज का सवाल? मेरे पास स्टेक के शेयर हैं, 200 शेयर है, 4500 की बाई किए मैंने अभी जी रिसेंटली। तो अभी उसका क्या फ्यूचर है मैडम, क्या कब तक रेट बढ़ेगा? सर कितने टाइम तक आप होल्ड करना चाहते हैं? ज्यादा टाइम नहीं मेरे को शॉर्ट है मैडम। ठीक है, प्रदीप गेन्सटेक के स्टॉक इनके पास है 4500 पे इन्होंने बाई किया है। अभी 4200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों काफी गिरावट हमें गेन्सटेक में देखने को मिली। कोटक की वो जो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर को लेके कंसर्न्स हाईलाइट किए थे, उसके बाद स्टॉक में काफी गिरावट आई थी। अभी भी जो है 4200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय रहेगी आपकी? ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, निकलना चाहते हैं, 4500 का इन्होंने लेवल जो है उस पर बाय किया है। क्या लगता है कब तक 42 से 4500 का लेवल आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है और रिसेंटली स्टॉक बहुत नीचे भी आया है। इनफैक्ट बेस भी बन चुका है, ऑलमोस्ट 3600 एंड 700 के आसपास एक बार बेस बना है। तो 4000 के ऊपर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 4205 के आसपास है। बार बार रिकवरी आने का एक कोशिश तो हो रहा है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं 4000 के ऊपर बना है, मतलब स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम नेक्स्ट आपको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में दिख सकते हैं। 4500 4600 का टारगेट रहेगा आपका, बाइंग आपको मिलेंगे। बने रहिए मैक्सिमम 2-3 हफ्ता। लेकिन अगर व्यू है ओनली फॉर एग्जिट, तो आप 2-3 हफ्ता वेट कीजिए। लंबा उसके भी ऊपर मुझे लगता है कि 5000 के ऊपर भी आपको मिलेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। उस हिसाब से आपको मिनिमम 1 क्वार्टर वेट करना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल वेट कीजिए 2 हफ्ता, जैसे आपका प्राइस मिलेगा आप एग्जिट करके निकल जाइए। ठीक है, तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 हफ्ते वेट करना चाहिए। 4500 से 4600 के लेवल्स टच हो सकते हैं गेन्सटेक में। और अगर आप 1 क्वार्टर तक रुक सके तो लगभग 5000 के भी लेवल्स टच हो सकते हैं। ये प्रदीप की राय गेन्सटेक को लेकर। पर रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की दूसरी तरफ हम आंसर करेंगे आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज। हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी। गुड आफ्टरनून अमोल जी, आज कहां ऑप्शन में रणनीति बनाई जाए? गुड आफ्टरनून। SBI लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। दिसंबर सीरीज का 2060 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 18 रुपीज के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 35 रुपीज के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 10 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 6375 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3000 रुपीज का। कंसोलिडेशन में है स्टॉक, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन निकल के आ रहा है, और मार्केट जो करेक्ट हो रहा है उसका भी कुछ खास असर SBI लाइफ के ऊपर नहीं दिख रहा है। 3000 के नुकसान, यही लेवल कंटिन्यू रहता है तो SBI लाइफ में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है। अमोल आठवले जी की आज ऑप्शन रणनीति में SBI लाइफ रडार पर है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की 2060 पर 18 के प्रीमियम के आसपास आपको मिलेगा। टारगेट यहाँ पर 35 और स्टॉप लॉस 10 का लगाइए। साथ ही मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 6375 का, और नुकसान यहाँ पर 3000 तक का आपको हो सकता है। इसी के साथ आपके लिए सेबी का एक डिस्क्लोजर भी जारी कर देते हैं, जहां में ऑप्शन की दुनिया में 100 में से 99 लोगों को 90 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ प्रदीप हल्दर बने हुए हैं और अगली क्वेरी को अब शामिल करते हैं। सोहन का यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है। सुज़लॉन के इनके पास 4000 शेयर है जो कि 97 के भाव पर इन्होंने लिया था और काफ़ी नुकसान 1,77,880 का नुकसान ये झेल रहे हैं। दूसरा शेयर इनका IRFC का है, 4500 की क्वांटिटी है इनके पास और 35 के भाव में इन्होंने IRFC खरीदा था। यहाँ पर भी देखिए इन्हें करीब अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है, 3,47,850 का प्रॉफिट यहाँ पर सोहन को मिलता हुआ। प्रदीप जी, 2 शेयर्स हैं इनके पास, IRFC और सुज़लॉन, एक में काफ़ी नुकसान और एक में अच्छा प्रॉफिट इन्हें मिल रहा है। एक एक करके राय दीजिए। सबसे पहले सुज़लॉन पर अपनी राय दीजिए क्योंकि देखिए आज के सेशन में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 19% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। क्या कहते हैं चार्ट्स, क्या अब यहाँ से इन्हें निकल जाना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी उनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि 47, 46 एक सपोर्ट जोन है। मैक्सिमम आप 44, 45 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। अगर आप 1 साल टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 74 का एक टॉप बनाया था आज से 3 महीना 4 महीना पहले, तो अगेन स्टॉक 68, 74 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी आपका बाइंग प्राइस क्योंकि बहुत हाई है, उस टाइम पे एक बार आप जरूर रिव्यू कीजिए। लेकिन अभी आप 45 एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। और सेकेंड स्टॉक आपने बताया IRFC, कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर का टॉप बनाने के बाद मुझे लगता है कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक मुनाफा चल रहा है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 92 के आसपास मेंटेन कीजिए। 92 आपका एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस आप वहाँ पे मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ट्रेल कीजिए जैसे जैसा स्टॉक ऊपर आता है तो, लेकिन जिस तरीके का चार्ट अभी है थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा अभी वेट कीजिए आप। जी, तो ये थी IRFC पे प्रदीप कॉल। पर अब चलते हैं अपने अगले लाइव कॉलर के पास। जिगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकोट गुजरात से। जी, गुड आफ्टरनून जिगेश, बताइए आप आपको जिगेश हमारी आवाज आ रही है? जी, तो आप बताइए आपकी स्टॉक क्वेरी आज कौन से स्टॉक पर रहेगी? ठीक है, जिगेश जी का शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, पर उनकी स्टॉक क्वेरी जो है हमारे पास पहुंच गई है। IFCI उनका स्टॉक है, 1500 स्टॉक शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं 57 के भाव पर। IFCI पे प्रदीप आपकी क्या राय रहेगी? 48 के लेवल पर आज ट्रेड कर रहा है, तो काफी नुकसान इनका चल रहा है, 13,800 का नुकसान ये ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? चार्ट्स कैसा जो है नजरिया दिखते हैं शॉर्ट टर्म में? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 70 के आसपास एक टॉप बनाने के बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। 34 से पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं स्टॉक में, तो अगर आप 2-3 महीना वेट करेंगे हो सकता है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए बेटर होगा आप एक बार एग्जिट करके कोई अच्छा स्टॉक्स में आप चले जाइए जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है। लेकिन ये स्टॉक में बने रहेंगे तो 48 है, अभी आपको 40 भी आएंगे, 34 उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा स्टॉक से। ठीक है, IFCI पर ये आपको राय लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ राजकुमार अंबानी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? भिलाई से बात कर रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछिए। छत्तीसगढ़। तो रीज एग्रो के मेरे पास 3,720 स्टॉक है एट द रेट ऑफ 216। ठीक है, नजरिया क्या रख रहे हैं आप? नजरिया अभी तो वर्तमान में तो 6 महीने का रखे हैं क्योंकि 2 साल हो गया मेरे को होल्ड करते। ओके, 6 महीने का नजरिया है प्रदीप इनका। और एरिस एग्रो के शेयर है, 3,720 की क्वांटिटी है, 216 के लेवल की खरीदारी है और फिलहाल 329 के लेवल पर कारोबार करता हुआ इनकी खरीदारी के ऊपरी स्तर पर है। उसके चलते काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर ये कमा रहे हैं। क्या राय होगी इन्हें एरिस एग्रो पर अगले 6 महीने के लिए? क्या यहाँ से इन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अब? देखिए आपका बाइंग बहुत ही अच्छा प्राइस में है और आपको मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन मार्केट कैप ज्यादा नहीं है कंपनी का।
फंडामेंटल भी उतना अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहता है, लेकिन टेक्निकली अगर थोड़ा देखेंगे अभी भी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए। आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार ना आपका 101 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 301 के आसपास एक स्टॉप लॉस, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, तो ये थी राय आरीज एग्रो पर अब चलते हैं एक स्पेशल स्टोरी की तरफ। वित्त मंत्री ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 बिल को पेश कर दिया है। बिल के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग शाह। अनुराग, बताइए कुछ डिटेल्स जो इस बिल के बारे में हो। टेबल कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी, तो कुछ अगर डिटेल्स आप हमें दे सकें। सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस बिल को सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है और एक काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जिसमें IRDA एक्ट, LIC एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन किया गया है। 100% FDI के अलावा भी कई सारे बदलाव है, जिसमें पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन फंड है। इसके अलावा कंपोजिट लाइसेंस के बारे में सीधे तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन 5 बिजनेस क्लासेस बताई गई है, जिसमें हेल्थ, लाइफ, जनरल और री इंश्योरेंस है, और एक 5वीं क्लास और होगी जो सरकार नोटिफाई कर सकती है। तो माना यह जा रहा है कि एक तरह से ये भविष्य में कंपोजिट लाइसेंस की मंजूरी जो है वो दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा ओपन आर्किटेक्चर, जो एक चिंता थी LIC, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनियों की कि उनके एजेंट्स को किसी और कंपनियों के साथ भी काम करने का मंजूरी मिलेगी कानून के अंतर्गत, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। तो बड़ी राहत है LIC और ICICI प्रू जैसी कंपनियों को। इसके अलावा कमीशन स्ट्रक्चर पे कुछ बारीक बातें बताई गई, जिसमें इंटरमीडिएट्स, एजेंट्स का जो कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, रिवॉर्ड्स है, उस पर IRDA फैसला ले सकती है। तो ये इसका भी इंटरप्रिटेशन माना जा रहा है और उसका असर भी देखा है हमने PB फिनटेक के स्टॉक पर, पॉलिसी बाजार के स्टॉक पर कि जो कमीशन स्ट्रक्चर होगा उस पर अब ज़्यादा सख्ती दिखेगी। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड्स है और जो फाइन का प्रोविज़न है, जुर्माने का प्रावधान है, उसको बढ़ा दिया है। 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ा रिफॉर्म, लंबे वक्त से इसका इंतजार था और आखिर ये बिल जो है वो संसद में पेश हो गया। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस बिल के रिगार्डिंग। बट शो रैप करने से पहले एक बार प्रदीप, क्विक टेक आप बताइए अपना इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। सिर्फ SBI लाइफ है जो आज पॉजिटिव टेरिटरी में है, उसके अलावा सभी स्टॉक्स, ज्यादातर स्टॉक्स अभी रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं। बट इस बिल के चलते किन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो आपको दिख रही हो? देखेंगे एक ना GST जब रिफॉर्म हुआ था कुछ दिन पहले, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया था कि इस स्टॉक को लेके इस ओवरऑल सेक्टर में एक मोमेंटम आ सकता है। वो उस दिन का जो हाई था, अभी देखेंगे अभी भी ओवरऑल सेक्टर्स जितने भी स्टॉक्स है, चाहे आप PB फिनटेक, HDFC लाइफ, निवा वूपा, स्टार हेल्थ देखेंगे, मैक्सिमम मोमेंटम नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में ओनली फॉर एक स्टॉक है जो निवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, 77 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि इसमें एक बेस बन रहा है। अगर 83, 84 इसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके इसमें आपको 95, 96 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि 84 के ऊपर बाय करना चाहिए। बाकी अभी एक बार ऑब्जर्व कीजिए, मुझे लगता है कि अभी भी बाय करने का टाइम नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करने की सलाह। थैंक यू प्रदीप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इस सेगमेंट में आज इतना ही, पर आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।